नमस्कार। एक नया कानून, एक नया रूल लाई है केंद्र सरकार के बॉर्डर से, यानी कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर, हमारी सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो अपना काम कर सकती है। ये रूल, नया कानून इसलिए आया है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते हैं, हथियार गिराते हैं और दूसरी चरस गांजा और मतलब कुछ नशीले पदार्थ गिराते हैं, और वो बन रहे हैं हमारे लिए एक प्रॉब्लम, हमारे लिए एक दिक्कत, हमारे लिए एक सबब। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के नेता, आप लोगों के अजीज गुलरेज शेख साहब। और गुलरेज शेख साहब जो है जय हिंद। इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी हैं। जय हिंद गुलरेज साहब। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये जो नया कानून, नया रूल आया है कि बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ अपना एक्टिविटी दिखाएगी, अपना काम करेगी, जो भी हथियार गिराए जा रहे हैं, जो भी नशीला पदार्थ गिराया जा रहा है, उसको पकड़ने में सपोर्ट करेगी लोकल पुलिस को। तो इस पर आपका क्या कहना है, और ऐसा कानून लाने के पीछे मकसद क्या? नहीं, देखिए, ये कोई नया कानून नहीं है। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 में प्रावधान है कि कितनी सी सीमा के कितने अंदर के कितने किलोमीटर तक कितने क्षेत्रफल की सुरक्षा जो है वो बीएसएफ के हाथ में दी जा सकती है। ये बीएसएफ एक्ट से ही आता है। और सरकारें जो होती है ना, वो वक्त वक्त पर चीजों को एनालाइज करती हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से करती है। एक समय था कि गुजरात में हमको 80 किलोमीटर तक की जो सीमा की सुरक्षा थी वो बीएसएफ को देना पड़ती थी, अब उसको 50 किलोमीटर कर दिया गया है। उसी प्रकार राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज भी वो 50 किलोमीटर का है। अभी दायरा जो इंक्रीज किया गया है वो इंक्रीज किया गया है यहाँ पर पंजाब में, क्योंकि पंजाब एक हमारा सीमावर्ती राज्य है। और दूसरे जो प्रांत हैं, नॉर्थ ईस्ट के प्रांत हुए, मिजोरम वगैरह हुए, जम्मू कश्मीर हुए, यहाँ पर ऑलरेडी जितना था उतना ही अभी भी रखा है। तो ये सब चीजें जो सरकारें बार बार एनालिसिस करती हैं, जो इंटेलिजेंस के इनपुट्स होते हैं, उसमें हो सकता है आईबी का इनपुट होगा सरकार के पास। सरकार नहीं बताएगी आपको या किसी को भी, या पार्टी को भी नहीं बताएगी, पार्टी के लोगों को भी क्यों बताएगी, ये तो नेशनल सिक्योरिटी के विषय है। तो हो सकता है आरएडब्ल्यू से कुछ इनपुट्स हो उनको, हो सकता है कि आईबी से इनपुट्स हो कि किस प्रकार की गतिविधियां हो रही है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा। और आप ये देखिए, समझिए इस चीज को रोहित जी, कि हम जो है दो दो फ्रंट पर, हमारे वेस्टर्न फ्रंट और हमारे ईस्टर्न फ्रंट पर एडवर्सरी और होस्टाइल नेबरहुड को फेस करते हैं। तो हमारी नेशनल इंटीग्रिटी और देश की सुरक्षा तभी हो सकती है जब सीमाओं की सुरक्षा पुख्ता हो। और वर्तमान में विशेषकर जो पाकिस्तान के में जो परिदृश्य है, जो अफगानिस्तान में परिदृश्य है, आईएसआई के चीफ को वहां बदला गया है, जिसमें वहां की फौज और वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप, उनके बीच में तनातनी चल रही है। तो नए चीफ को भी अपने आप को प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे? वही खुराफात कि आतंकवादी भेजना, खालिस्तानियों को प्रमोट करना, ड्रग ट्रैफिकिंग करना, ये सब जो चीजें होती है, हथियार भिजवाना, ये सब सीमा से ही तो आईएसआई करवाती है। तो और उधर ईस्टर्न फ्रंट पर चाइना भी जो है वो भी कुछ खुराफाते कर सकता है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर भारत की सीमा की सुरक्षा अर्थात भारत की सुरक्षा होती है, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे सरकार है ये बीच बीच में रिव्यू करती है चीजें। अभी पंजाब का ऐसा लगता है कि लगता होगा सरकार को कि पंजाब में, क्योंकि याद कीजिए कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने कई बार कहा है कि पंजाब में हथियार ड्रोन से आता है, तो वो भी सीमा पार करके आता है, ड्रग आता है वो भी सीमा पार करके ड्रोन के माध्यम से आता है। अब आप सोचिए कि ये जो ड्रोन होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये बहुत हाई फाई ड्रोन होते हैं, ये सस्ते वाले ड्रोन होते हैं। इनकी आप कैपेसिटी भी देखिए तो बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन आप ये समझिए कि यदि वो 15 किलोमीटर से ज्यादा अंदर घुसता है वो ड्रोन, तो क्या, और वो 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक पहुंच गया, तो क्या बीएसएफ जो उसको चेज कर रहा है वो चेज करना बंद कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय करना नहीं करेगा क्या? तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। और 50 किलोमीटर की सीमा बेसिकली ऐसी होती है जहां पर ड्रोन वगैरह से जो चीजें होती है उसको वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जो कई बार जो रैकेट्स होते हैं जो चलते हैं ड्रग पेडलर्स के, आर्म पेडलर्स के, वो भी यदि वो 15 किलोमीटर से ज्यादा अंदर चले गए,
चेस करते हुए, तो क्या बीएसएफ नहीं पकड़ेगी? तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए, आप ये समझिए कि जब पाकिस्तान का नया आईएसआई चीफ आया है, तो उसके लिए सबसे बड़ा मेडल क्या होगा? कश्मीर में आतंकवाद का बढ़ाना और पंजाब में स्थितियों को वापस खराब करना। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र की जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वो प्रतिक्रिया हुई है। अब कुछ लोगों को उस पर आपत्ति हो रही है, वो पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल यूनिटी और नेशनल सिक्योरिटी मस्ट बी अबव पॉलिटिक्स। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये प्रोग्राम लाइव है और कोई भी हमारे व्यूअर्स गुलरेज साहब से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा। मीनाक्षी बी के पूछ रही है, सर आई थिंक बीएसएफ शुड बी कन्वर्टेड इनटू टीए बटालियन so that they may process ability, discipline and decision making etc with high and guard our brothers well and can be third line of defense of country। नहीं, देखिए, बीएसएफ जो है ना, बहुत सारी जगह पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती ही है बॉर्डर पर, और बीएसएफ अपना काम जहां भी कर रही है अच्छी तरह से कर रही है। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ करने की और आवश्यकता है। हाँ, जहां पर बीएसएफ के पावर्स में वृद्धि करने की आवश्यकता होती है, उनके नए आर्म्स और एम्यूनेशन दिए जाना, नई टेक्नोलॉजी दिए जाना, नया प्रशिक्षण करना, वो सरकार समय समय पर करती रहती है। ओके, अच्छा, ये पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, ये इनको पस्त करने के लिए ये जो ड्रोन से भेजते हैं, ये चाहता क्या है? हमारे कंट्री में भेज करके क्या मिल जाएगा उसे? देखिए, ये एक वॉर है, और यूजुअली जो कमजोर देश होते हैं वो ताकतवर देश के ऊपर वॉर तो कर नहीं सकते, क्योंकि वॉर करेंगे तो उनके सैनिक खत्म हो जाएंगे, उनको टेरिटोरियल नुकसान होगा, उनके जान माल का नुकसान होगा। तो वो इस प्रकार का के एलिमेंट्स को भेजते रहते हैं जो उनको कॉस्ट में बहुत कम पड़ते हैं। अब आप ही समझिए ना कि जो अभी वो पकड़ाया वहां पर कश्मीर में, उससे पहले कसाब पकड़ाया था, और न्यूट्रलाइज तो कितने ही हो जाते हैं। अब इनकी वैल्यू क्या है? ये ऐसे टारगेट थे कि जिनको कुछ पैसा दिया, एक बार में 1 टाइम 2 टाइम दिया वहां पर पैसा, उसके बाद भेज दिया, वो मर गया तो भूल गए उसको। तो ये लेकिन अगर उनकी रेगुलर आर्मी मरती है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। यदि बॉडी बैग्स आते हैं तो फिर शहरों में भी प्रश्न उठना शुरू होते हैं, लोकल मीडिया भी उठाता है, आपको पेंशन्स भी देनी है, बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है। उसमें भी यदि पंजाबी मरता है, देखो बलूची मरेगा तो इतनी तकलीफ नहीं होगी, यदि स्पेसिफिकली पंजाबी मरेगा तो ज्यादा तकलीफ होगी। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ये इस प्रकार के जो कंट्रीज होते हैं जो एक बड़े कंट्री के ऊपर वॉर करने की क्षमता नहीं रखते, वो इस प्रकार की प्रॉक्सी वॉर करते हैं, और ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है। राइट, हमारे एक व्यूअर हैं राहुल राजपूत, पूछ रहे हैं, सर ये जो नया लॉ आया है कि 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ कर सकती है अपना काम, वो इससे पंजाब गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? इलेक्शन आ रहा है, देखिए क्या है कि सेंटिमेंट्स को भड़काना और उससे पॉलिटिकल पॉइंट्स गेन करना, वो उनको लाभकारी सिद्ध होता है। तो वो दिखाते हैं कि नहीं, देखिए कि हमारे राज्य की जो पावर्स थे वो कम किए जा रहे हैं, केंद्र अपने हाथ पे रह रहा है। अरे भैया, जब हिंदुस्तान रहेगा तो तुम्हारा राज्य रहेगा, और राज्य की क्षमताएं रहेंगी, राज्य के अधिकार रहेंगे। तो हिंदुस्तान को अच्छी तरह से रहना है, उसकी सुरक्षा को संभालना है, और ये काम जो होता है वो यूनियन गवर्नमेंट का होता है, वो कर रही है। अभी जो हो रहा है, क्योंकि बहुत निकट है चुनाव, तो ये सब चीजें हो रही है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि पार्टीजियनशिप से ऊपर राष्ट्रहित होना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा होनी चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दलादली से ऊपर जाकर, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आप हो, साप हो, कोई भी हो, इन सब चीजों से बड़ी चीज होती है राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व। राइट, एक और हमारे व्यूअर हैं तानिश खन्ना, और इनके जो पोस्ट होते हैं उनको देख करके आपको लगेगा कि आला दर्जे के, अव्वल दर्जे के देशभक्त हैं। क्वेश्चन इस समय जो इन्होंने पूछा है वो भी देशभक्ति से भरा है। सर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके भारत में कब आएगा?
जैसे 370 गई, मालूम पड़ा, हम्म, बस वैसे ही नहीं। पीओके आएगा। ओके, कब तक आ सकता है ऐसा कुछ? सही समय पर सरकार सही निर्णय लेगी, और सरकार वचनबद्ध है इस चीज को लेकर। भारत की सरकार, भारत की पार्लियामेंट वचनबद्ध है इस चीज को लेकर कि भारत भूमि का एक एक कण जो किसी और के कब्जे में है उसको छुड़ाना है, उसको आजाद कराना है, तो उसको कराया जाएगा। सही समय आने दे, दुश्मन को मारा जाएगा। ओके, मीनाक्षी जी फिर से पूछ रही है कि हम तिब्बत कार्ड खेल के दलाई लामा को हेल्प क्यों नहीं कर रहे तिब्बत फ्री कराने के लिए? मीनाक्षी जी, आप ये बताइए कि दुनिया में कौन सी सरकार ऐसी है जो तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रही है? भारत की सरकार है। अभी जब दलाई लामा साहब का जन्मदिन था तो मोदी जी ने पर्सनली तो बात की उनसे, लेकिन उनको ट्वीट करके भी सार्वजनिक रूप से बधाई दी। तो तिब्बत का कार्ड जितना खेल सकते हैं वो खेला जाता है। देखिए, अभी सबसे बड़ी चीज जो है चीन के साथ आवश्यकता है, वो वहां पर हमारे बॉर्डर पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए आता है, उसको पुख्ता करना आवश्यक है। वो काम जोर शोर से चल रहा है डिस्पाइट ऑफ चाइनीज प्रोटेस्ट। और ये चाइना की तरफ से जितनी भी हमको चीजें दिख रही है उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि चाइना अभी तक ये मान के चलता था कि हिंदुस्तान जो है वह बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेगा, दबाव में आ जाएगा। लेकिन आज के समय नहीं आता है। अभी आप देखिए कि शायद 8 तारीख थी, 8 अक्टूबर थी, वाइस प्रेसिडेंट गए थे अरुणाचल प्रदेश, और चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के आधिकारिक प्रवक्ता को उस पर तकलीफ थी और उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया, और भारत ने उसी लैंग्वेज में जवाब दिया है। तो भारत, आज का जो भारत है, उसने डोकलाम के समय से प्रूव कर दिया कि हम चाइना से डरने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है, हम बिल्कुल जवाब देंगे। और ये जो हमने डोकलाम से जो किया है ना, उसी के कारण आज चीन की गतिविधियां कंट्रोल में है। वरना चीन जिस प्रकार से उग्रपन दिखा रहा है, मैं बार बार कहता हूं कि समथिंग इज वेरी रॉन्ग गोइंग विद इन चाइना। और अपनी जनता का दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए वो कभी ताइवान का इशू उठाता है, कभी वो लद्दाख में कुछ करता है, कभी साउथ चाइना सी में करता है। तो थिंग्स आर नॉट वेरी गुड। और अगले साल जो है वो शी जिनपिंग को तीसरी बार टर्म लेनी है अपनी, और तीसरी बार टर्म लेना, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल किया है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, और उसके तहत लेने वाले हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि उनको सपोर्ट नहीं लगेगा वहां के पोलिट ब्यूरो का। तो जब पोलिट ब्यूरो का उनको सपोर्ट चाहिए, जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सपोर्ट चाहिए, और जब चीजें खराब हो रही हैं, चाहे इकोनॉमिक समस्याएं भी चाइना में सर उठा रही है, जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, जब दुनिया भर में चाइना का जो सॉफ्ट पावर था बिल्कुल समाप्त हो चुका है, जब चाइना की घेराबंदी एक तरह से हो रही है, तो फिर शी जिनपिंग को अपनी तीसरी टर्म लेने के लिए कहीं ना कहीं नेशनल और नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स को उभारना पड़ेगा। और उस उभारने की प्रक्रिया में ही, चाहे फिर वो लद्दाख हो रहा हो, चाहे ताइवान हो रहा हो, चाहे साउथ चाइना सी में एग्रेशन दिखाया जा रहा है, ये इसका परिणाम स्वरूप है। लेकिन यदि हम डोकलाम के समय, और ये बात व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए कि डोकलाम जो था वो भारत भूमि का अंग नहीं था। डोकलाम जो है वो तो भूटान का क्षेत्र था। लेकिन चूंकि भूटान के साथ हमारी संधि और अंडरस्टैंडिंग है डिफेंस की, तो हम उस तीसरी कंट्री के लिए आईबॉल टू आईबॉल खड़े थे, और हमने मजबूर किया चीन को कि तुम पीछे हटो। तो ये चीज चीन को बर्दाश्त नहीं हो रही है। भारत अच्छी तरह से वो काम कर रहा है। साथ ही जो दूसरे मित्र देशों के साथ जिस प्रकार के गठबंधन बन रहे हैं, वो भी चीन को परेशान करते हैं। और स्पेसिफिकली जो नेवल पावर में वृद्धि कर रहा है भारत, वो चाइना ये चाहता है कि बार बार हमको उकसाए हमारे लैंड बॉर्डर पर, ताकि हम अपने जो इन्वेस्टमेंट हैं और जो प्रोग्रेस है अपनी नेवल सीमा, विशेषकर दक्षिण भारत की, उस पर नहीं कर पाए। आप एक चीज को समझिए, भारत सरकार कितना चीज को समझ रही है इस चीज को, कि अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का काम चल रहा है, उसको शिफ्ट उसको कहा लखनऊ में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि लखनऊ की एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। अभी तक ये सब काम दक्षिण भारत में होता था, क्योंकि भारत सरकार समझती है कि कल से साउथ चाइना सी में कुछ होगी तो उसमें नेवल जो हमारी लाइंस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। और भारत सरकार डिस्पाइट ऑफ चाइना
चाइना जितना एग्रेशन दिखा रहा है, कंटिन्यू नेवल प्रोग्रेस करती जा रही है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट बाइंग हो, कैपेसिटी इंक्रीज करने का हो, जापान के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ या क्वाड की इंडिविजुअल जो है वो या बायलेटरल या फिर ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस नेवल पावर की करनी हो, तो ये सब काम कर रहे हैं। और चाइना इसलिए भी एग्रेशन दिखा रहा है ताकि हमारा ध्यान नेवल पावर को इंक्रीज करने में कम हो जाए और हमारा दिमाग ज्यादा लैंड पे लगा रहे। सूरज कुमार जी बोल रहे हैं हर हर महादेव। सूरज जी आपको भी नमस्कार हम लोगों का। मैं उज्जैन से हूँ। एक क्वेश्चन, हाँ तो ये तो उज्जैन से ही है और इन्हीं की महादेव अच्छा, की नगरी है वो। सभी को विजयादशमी की, दशहरे की अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छा, ये क्वेश्चन वापस आया तानिश खन्ना जी की तरफ से कि इंडियन आर्मी अफगानिस्तान में एंट्री क्यों नहीं करती। देखिए, इंडियन आर्मी को जरूरत नहीं है अफगानिस्तान में एंट्री करने की। आप ये समझिए कि हिंदुस्तान की जो समस्या है हमारा वेस्टर्न नेबर ऑफ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान से भी कुछ खुराफात होती है तो वहाया पाकिस्तान होती है, सीधे अफगानिस्तान से नहीं होती है। हमारी डेफिनेटली बॉर्डर लगी हुई है, साझा करते हैं हम अफगानिस्तान से, लेकिन वो पीओके में है जो आज के समय कब्जे में है पाकिस्तान के। तो विद अफगानिस्तान और विदाउट अफगानिस्तान हमारी समस्या पाकिस्तान के माध्यम से होती है, डायरेक्टली अफगानिस्तान से नहीं होती। प्लस मुझसे भी यदि आप पूछेंगे कि क्या हमको हमारे जवानों को भेजना चाहिए वहां पर, मैं बोलता हूँ नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हाथ डाला, उसका बहुत बुरा परिणाम हुआ। फिर उसके बाद रशियंस ने डाला, उनका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद अमेरिकन ने डाला, वहां भी परिणाम अच्छा नहीं हुआ। तो जो लोग बार बार कहते हैं कि सेंड अमेरिका को की मदद करने के लिए हम अपनी फौज को भेज दें वहां अफगानिस्तान में, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं पसंद करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भारत के लोगों को एक ऐसी जंग में डाल दिया जाए जिससे हमारा कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। आप मुझे बताइए कि अफगानिस्तान से भारत के ऊपर डायरेक्ट कुछ नहीं हो सकता, जो भी होता है वो वाया पाकिस्तान होता है। तो हमको अपने डिफेंसेस अगर मजबूत करने हैं तो पाकिस्तान वाली सीमा पे करने हैं। हम अपने जवानों को वहां पर क्यों भेजें शहादत देने के लिए। राइट, एक क्वेश्चन और आया ये मीनाक्षी जी की तरफ से कि सर श्रीलंका भारत का पार्ट हो सकता है क्या। ये भी कुछ तरह ये भी देशभक्ति वाला क्वेश्चन है और इनफैक्ट एक अलग कंट्री है तो हम उसके साथ कैसे उसको बी वेरी प्रैक्टिकल। भारत श्रीलंका को और उसकी सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करता है और कोई विषय नहीं बनता कि हम उसको अपने अंदर मर्ज करें, नहीं होना मतलब ये सब क्यों सोचे हम। देन सेकेंडली इब्राहिम हेगड़े जी पूछ रहे हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट और टेरर को काउंटर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आपको दिख रहा है जो बीएसएफ को एरिया इंक्रीज किया है उसके कंट्रोल का 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की डेप्थ तक, वो भी एक है। प्लस डेफिनेटली भारत सरकार जो है उसकी एजेंसियों को मुस्तैद की हुई है, क्योंकि इस प्रकार के जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, चाहे वो गोपाल चावला जैसे लोग हों या कनाडा में बैठे बहुत सारे लोग हों, इन सब चीज के ऊपर भी और कनाडा की सरकार के ऊपर से भी हमारी बातचीत कंटिन्यू चलती है ताकि इनकी फाइनेंसिंग हो, ये सब चीजें वहां से यहाँ नहीं हो पाए। और एक बात मान के चले कि पाकिस्तान कुछ भी करने की कोशिश करता रहे, ये वो भारत नहीं है जब उस प्रकार की आग लगाई गई थी खालिस्तान के नाम पर, अब नहीं लग सकती। हमारा खुफिया तंत्र, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा काउंटर इंटेलिजेंस बहुत पुख्ता है। और मैं बोलता हूँ हमारे पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत राष्ट्रवादी लोग हैं। कुछ जो आतंकवादी है वहां आकर पंजाब की हरी भरी जो राष्ट्रवादी फसल है उसको बर्बाद नहीं कर सकते। राइट, तानिश जी ने एक और क्वेश्चन दागा आपकी ओर कि पाकिस्तान तो अब भी टेररिज्म भेज रहा है, अफगानिस्तान से ही आ रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए, दो चीजें हैं उसमें कि एक तो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना, वो हम कर रहे हैं। हमने अपनी जो बॉर्डर का स्ट्रक्चर है जितना कर सक रहे हैं उसको हम बीफ अप करते जा रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी को, पाकिस्तान को हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर नंगा करने का काम कर रहे हैं। उनके ऊपर चाहे एफएटीएफ हो, वो खुद बोलते हैं कि भारत ने हमको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला है, तो चाहे एफएटीएफ जैसे दूसरी चीजें हों, उन सब चीजों में भी हम उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रहे। और
एक बात मान के चले कि इस सरकार ने एक चीज तो स्थापित कर दी है, यदि पाकिस्तान कुछ दुस्साहस करता है तो उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमने चाहे उरी के समय करके दिखाया है या बालाकोट के समय करके दिखाया है। अब ये बात नहीं हो सकती कि उसको बिना कीमत अदा किए ही केवल शब्द बाणों से घायल किया जाए। नहीं, शब्द बाणों से नहीं, हम एयरफोर्स भेज के, हमारी मिलिट्री भेज के हम उसको घायल करते हैं। अच्छा हाँ, इन्होंने एक और क्वेश्चन मीनाक्षी ने पूछा कि भाई क्रॉस फायर होती है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, मॉर्टर भी अटैक किया जाता है, तो हम यहाँ से मिसाइल से, रॉकेट से जवाब क्यों नहीं देते? देखिए, आप ये बताइए मीनाक्षी जी मुझे कि बालाकोट में जो गया था वो क्या गई थी? एरोप्लेन के माध्यम से, फाइटर प्लेन के माध्यम से मिसाइल ही मारी गई थी। वक्त देखकर हर चीज की जाती है। मोटर का जवाब मोर्टार से दिया जाता है। कई बार एस्केलेशन किया जाता है, कई बार एस्केलेशन नहीं किया जाता। लेकिन एक बात है कि जितना वो वहां से आता है उससे 4 गुना ज्यादा हमारे यहाँ से जाता है फायर पावर। राइट। ये विवेक इंडियाना पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े कब तक हो जाएंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, साथ में डेव गैमर वो बोल रहे हैं कि अक्साई चिन्ह भारत में कब तक आ जाएगा? देखिए, जहां तक पाकिस्तान के टुकड़े की बात है, हमको करवाने की जरूरत नहीं, वो खुद कर रहे हैं। जिस प्रकार की एट्रोसिटीज वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जिस प्रकार के सिंधियों के साथ अत्याचार होता है, और जब एक देश अपने आप को प्रांतीय लेवल पर, जिसको कहते हैं, उस निचले पायदान तक पहुंचा देता है, तो उसका विघटन होना निश्चित है। आप ये सोचिए कि क्या ऐसा संभव था कि, और यदि ऐसा होता तो फिर भारत में क्या होता कि सपोज करें कि हमारी आर्मी जो होती नॉर्थ इंडियन आर्मी बन के रह जाती, तो क्या होता? उसका परिणाम आप समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये किया है, अपने आप को एक प्रांतीय आर्मी बना दी। उस आर्मी में जितनी भी बड़ी पोस्ट होती हैं वो दी जाती है पंजाबियों को, ज्यादातर भर्ती की जाती है पंजाबियों की, और जो कैनन फॉडर जिसको कहते हैं वो बलूचियों से बनते हैं। यहाँ तक की ये स्थिति है। देखिए, मैं चाइना को ज्यादा ऑब्जर्व करता हूँ, रोहित भाई मुझसे ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इनकी ज्यादा पैनी नजर रहती है मेरे मुकाबले। लेकिन जितना मैं भी नजर रखता हूँ, जब पंजाबी मरता है तो जितनी तकलीफ होती है पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी फौज को, उतनी तब नहीं होती जब कोई बलूची उनका सैनिक मरता है। तो पाकिस्तान तो अपना खुद का विघटन करवाने की राह पर है। बस देखते जाइए, वो समय खुद ही उसको बढ़ाता जा रहा है और खुद ही घटाता भी जाता है, अपनी पॉलिटिक्स के जरिए, अपने मानव अधिकारों के हनन के जरिए। जिस प्रकार से लोग एबडक्ट होते हैं, उनकी लाशें मिलती है, ये जो तरीका है ना, ये देश को तोड़ने वाला तरीका है। खुद के हाथ से इन्होंने बांग्लादेश में भी ये किया था। दुनिया का कोई देश नहीं पाकिस्तान के अलावा जो मुक्ति वाहिनी को आतंकवादी कहता हो। दुनिया के किसी देश ने आज तक मुक्ति वाहिनी जैसी संस्था को आतंकवादी नहीं कहा। और मैं तो ये बात कहता हूँ, यदि हिंदुस्तान उस समय मदद करने नहीं जाता तो पूरा बांग्लादेश जो था वो ऑस्ट्रेविस बन जाता। तो ये तो खुद तोड़ रहे हैं। जहां तक आप पूछ रहे हो अक्साई चीन की, देखिए एक बात याद रखिए, जो सिस्टम है चाइना में, उसमें जो प्रेशर वॉल्व होता है वो नहीं है। कोई भी सरकार के खिलाफ जब पब्लिक सेंटीमेंट एंटी चलते हैं तो एक प्रेशर वॉल्व होता है जो रिलीज होना चाहिए। सरकारें जो होती हैं, आपको आवाज आ रही है मेरी? शायद कुछ आवाज में प्रॉब्लम हुई होगी। आवाज सुन सकते हैं आप रोहित जी? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल बोलते रहिए, आप सुन पा रहा हूँ। देखिए, डेमोक्रेटिक सरकारें जो होती हैं उनके पास चुनावों के माध्यम से उस प्रेशर जो बनता है आवाम में, सरकार के खिलाफ, कोई भी सरकार हो सकती है, इसके खिलाफ जब बनता है तो वो चुनाव के माध्यम से वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। लेकिन ये लग्जरी जो होती है वो कम्युनिस्ट सरकारों के पास नहीं होती। वो तो भड़बड़ा कर एक इमारत गिरती है, जैसे हमने यूएसएसआर को गिरते हुए देखा। तो चाइना में भी अभी तक भी सिस्टम इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि चाइना जो था वो 78 के बाद से रैपिड प्रोग्रेस देख रहा था। लेकिन 2008 के बाद से जो चाइना की जितनी प्रोग्रेस हुई है, वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने खुद के सरकारी पैसा निवेश किया है, वो उससे एक नकली प्रोग्रेस जनरेट की है, उसकी वजह से चलते रही। अब उसमें भी जब
जब BRI के प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं परेशानी में पड़े हैं, जब अंतरराष्ट्रीय बिरादरी जो है वो डीकपलिंग करने के इस कगार पर खड़ी है कि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग लाइंस है उससे अपने आप को विड्रॉ किया जाए, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में चाइना में एक प्रेशर बन रहा है। और जो प्रेशर कभी बनता है वो निया मंगोलिया के क्षेत्र में बनता है, सिंजियांग में ऑलरेडी है, मंचूरिया में भी चीजें इतनी अच्छी नहीं है जैसी हमको दिखती है। तो केवल हैन चाइनीज जो है, हालांकि वो मास है लेकिन उसके मास पॉपुलेशन बनाते हैं हैन चाइनीज रेस के लोग, लेकिन यदि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आधा चाइना ही लगभग हैन चाइनीज क्षेत्रफल से है। बाकी तो चाहे वो नियो मंगोलियन हो या फिर जो कि मंगोल रेस है या फिर मंचूरिया के लोग एरिया हो जो कि बेसिकली कोरियन है, वो कोरियन, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, लोग चाइना को समझते नहीं है इतने विस्तार से। निया मंगोलिया का एरिया जो था उसको मंगोलों ने वहां पर मंगोलों से बचाने के लिए उसके नीचे के एरिया में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीनियों ने बनाई थी ताकि मंगोल अटैक नहीं करे, लेकिन उसी एरिया को इन्होंने कब्जा लिया। तो आप ये मान के चले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर जितना भी है वो मंगोलिया है, लेकिन जो इनर मंगोलिया कहते हैं उसको चीनी, वो कब्जा किया हुआ है मंगोलिया से। वो वहां पर उनके दमन हो रहा है मंगोल लोगों का, यहाँ तक उनकी भाषा को मारा जा रहा है। उसी प्रकार से तिब्बत का इतना बड़ा लैंड मास है, तिब्बत को कैसे दबाया जा रहा है हम सब देख रहे हैं। शिनजियांग बेसिकली जितना मुगल इंडिया से नजदीक था उतना चाइना से आज भी नजदीक नहीं हो पाया है, क्योंकि वो कल्चरली भी उनका नहीं है, वो रेशियली भी उनका नहीं है, लेकिन वहां पर भी एट्रोसिटीज हो रही हैं। उसी प्रकार से आप बात करें मंचूरिया, तो मंचूरिया बेसिकली कोरिया है, और इतिहास गवाह है इस चीज का कि वहां पर चीनियों को जाने की अनुमति नहीं होती थी। चीनी यदि जाते थे तो उनको मार दिया जाता था, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने उसमें भी कब्जा किया। तो ये जो प्रेशर है ना, जब वो फूटेगा तो उसमें शिनजियांग भी अलग जाएगा, उसमें तिब्बत भी एक स्प्लिंटर, वो एक इम्प्लोड होगा, और ऐसा इम्प्लोड होगा कि अलग अलग तरफ उसके टुकड़े फूटेंगे। और वो जो फूट के एक टुकड़ा निकलेगा तिब्बत का, दूसरा निकलेगा निया मंगोलिया जो बाद में मंगोलिया को ज्वाइन करेगा, शिनजियांग अपने आप में वो ईस्ट तुर्किस्तान बनाएगा अपने आप को, फिर जो मंचूरिया है वो कहीं ना कहीं कोरियन रिपब्लिक जिस दिन भी बनेगी, एक यूनिफाइड कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और मंचूरिया को मिला के उसका हंग बनेगा। तो चीन बचेगा किधर? चीन बचेगा जो हैन चाइनीज लैंड मास है वो बचेगा। उस दिन आप मान के चले कि अक्साई चीन भी भारत के पास आएगा, और ये प्रोसेस में मुझे लगता है 30-40 साल लगेंगे, क्योंकि देखिए चाइना की इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, तो वो हाथी जो होता है ना वो दुबला बहुत धीरे धीरे होता है, वेट करो दुबला होकर कमजोर होने दो, फूटेगा। राइट। तो ये हमारी बात हो रही थी डॉक्टर गुलरेज शेख से। मैं और क्वेश्चंस लेना चाह रहा था, हमारे व्यूअर्स पूछ भी रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आई कि गुलरेज साहब को जाना है एक और चैनल पर, वो दूसरे चैनल पे जाना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं इस समय हम नेक्स्ट टाइम एक और बार करेंगे लाइव, फिर व्यूअर्स के क्वेश्चंस लेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुलरेज साहब आपको हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और समझाने के लिए, बताने के लिए क्या पोजीशन है। सर जय हिंद, नमस्कार, और फिर एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार।